अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा जो भी आउटकम होगा दैट, हम सक्सेस तो मिलेगा बट फाइनली इट विल नॉट बी अ ग्रेट सक्सेस। हम्म। हमने 30% अर्न किया और इसके बाद फिर हमने उसके ऊपर 15% लॉस कर दिया, सो अल्टीमेटली हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज गॉन। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और रीलन मार्केट्स का को फाउंडर। दोस्तों, फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज भी हम एक ऐसे आम आदमी से बात करेंगे जो कमाल का काम कर रहे हैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके। दोस्तों, बहुत एक्साइटिंग जर्नी जी रहा हूं मैं। यहाँ पर इतने लोगों से मुलाकात हो रही है, इतने दोस्त बन रहे हैं, इतना सीखने को मिल रहा है उनसे। आई एम श्योर आपको भी फायदा हो रहा होगा। अगर आप एक एक फेस टू फेस देखें ना, तो नगीने हैं और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है, आप कुछ मिस कर रहे हैं। अब पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइफ टाइम जुड़िएगा। जो यहाँ जो हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज मैं जिनके साथ बात करने वाला हूँ, बहुत ही मतलब ऐसे मैं ऑर्डिनरी वर्ड यूज कर सकता हूँ, एक आम आदमी है। और कैसे उन्होंने अपनी जर्नी तैयार की मार्केट में, और कैसे पीसफुली मार्केट में रह के पैसा बना रहे हैं, पार्ट टाइम इन्वॉल्व होके पैसा बना रहे हैं। बड़ा इंस्पायरिंग जर्नी है। मैं इनसे मिला था बहुत साल पहले। एक्चुअली मैं पहले ऑफलाइन इवेंट्स क्या करता था, तो वहां पर इनसे मुलाकात हुई थी, जो कि इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं आपसे मिला था कुछ सालों पहले। और उसके बाद से जो इन्होंने जर्नी पकड़ी अपनी शेयर बाजार की, जबरदस्त है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब जो शेयर बाजार में उतरे हुए हैं अभी ट्रेडिंग करने को, वो भी ऐसी जर्नी अपनाएं और बड़ा पैसा शेयर बाजार से कमाएं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लेट मी वेलकम फॉर दिस इंटरेक्शन ऑफ फेस टू फेस ट्रेडिंग मिस्टर मनोज। हेलो मनोज जी, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन सर, धन्यवाद। मनोज जी, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करके। आज मुझे लग रहा है कि ये 1 घंटे जो हम लोग साथ में बिताएंगे, लर्नर्स के लिए इतना रिच होने वाला है। बिकॉज आपने एकदम ग्रास रूट से शेयर बाजार की जर्नी चालू की है। और अच्छा काम कर रहे हैं आप। वट एवर आई जी। नो एंड आई हैव सीन यू, अच्छा काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद विवेक जी, और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जाता है। अ, पता नहीं, आपको शायद याद होगा 2017 में आपने एक बेंगलोर में 9 दिसंबर 2017 को आपने एक इवेंट किया था। आप भी थे और शायद चेतन पंचमिया भी थे उस इवेंट्स में, और भी कई लोग थे, और उसमें मैं आपसे ड्यूरिंग द ब्रेक आई हैड इंटरेक्शन विद यू। और उस इवेंट्स में आपने दो बुक सजेस्ट की थी मुझे। एक पराग पारिक की बुक थी और एक बुल बियर एंड बीस्ट करके थी। और आपने एक संतोष बुकलेट भी नायर दी की। थी उसमें स्पाइरल वाली। सो एक्चुअली इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम आल्सो हैविंग दैट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। आई एम क्या बात है। so अमेजिंग। this certificate is here only. So this is also somewhere, I think, in my journey or my learnings you have also contributed. So दैट्स for सो that स्वीट। also, thanks goes to you. आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस दैट वी हैव मेड सम डिफरेंस। तो मनोज जी, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि आप कहाँ पे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। आप शायद पार्ट टाइम जी। मार्केट में इन्वॉल्व हैं, और जी। आपका स्ट्रैटेजी क्या है, वो सारी बातें आज करेंगे खुल के। तो पहले जी। आपके बारे में। जी। विवेक जी, मैं अगर अपने बचपन के बैकग्राउंड से शुरू करता हूँ। सो बेसिकली आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल रूरल बैकग्राउंड। मेरा एकदम रूरल का बैकग्राउंड है। जो गांव देहात होता है, जहाँ पे कि मतलब आपको चलने के लिए सड़क भी नहीं मिलती है, कच्ची सड़क, और जहाँ पे स्कूल भी नहीं होता है, आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में वहां से स्टार्ट हुई। और एज ए टिपिकल यूपी बॉय, मतलब मेरा एक गांव पड़ता है यूपी लखनऊ के पास, कानपुर के पास में। सो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो है वो फार्मर्स हैं, मेरी मदर जो है हाउस वाइफ हैं, और मेरी फैमिली में नो बड़ी नोच अबाउट द शेयर मार्केट। किसी ने, मेरे दादा पर, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को छोड़ो, मेरे रिलेटिव्स में भी कोई शेयर मार्केट को नहीं जानता है। एवरीबडी इज इन जॉब, सर्विस एंड एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। तो वहां से मेरी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, स्कूलिंग हुई। उसके बाद जो है मैंने ट्राई किया कुछ, एज टिपिकल यूपी बिहार का जो लड़का होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। हम्म। और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मेरा बेसिकली जो इनिशियल जो मेरा स्टार्टिंग था वो था कैश मार्केट से।
हम्म। फिर 1 साल के बाद मुझे लगा कि यार कैश मार्केट मेरे को डिफिकल्ट मिल रहा था, मैं बहुत ज्यादा कुछ उसमें मतलब जो है नहीं रिटर्न्स मिल रहे थे मुझे। तो मैं ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ। ओके। ऑप्शंस हमने हमने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ था। ऑप्शंस में मेरे को जो है सक्सेस मिलना शुरू हुआ विवेक जी। और मैं समझता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग बाय इनहेरिटेंस गिव्स यू अ एज हम्म। फॉर द बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग अ हाई विन रेट। हम्म। तो और मेरे मेरे हिसाब से दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑप्शन सेलिंग इज द इजीएस्ट ट्रेडिंग इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बाइंग, इक्विटी, फ्यूचर्स, वॉट एवर। ऑप्शन सेलिंग इज द इजीएस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। जिसमें से कि आप जो है सेल करते हो, वेट करते हो, और आपका जो है इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट, एवरीबडी नोज। थीटा और वोलेटिलिटी के बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलता रहता है। हम्म। आई गॉट अ गुड रिटर्न्स। उसके बाद मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग में भी फिर इन्वॉल्व होने लगा। एक्सपायरी ट्रेडिंग में जो है मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिलने लगा। देर वॉज अ टाइम कि मैं हर 6 महीने में अपना पैसा डबल करता था हम्म। एक्सपायरी के टाइम पे, क्योंकि अगर मैंने 10 लाख का मैंने कैपिटल डाला हुआ है तो मुझे 10x लीवरेज मिल जाता था। तो 10 लाख की कैपिटल पे मैं 1 करोड़ का ट्रेड करता था। हम्म। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एक्सचेंज ने मार्जिन भी जो है वाइंड अप करना शुरू कर दिया इन फेज्ड मैनर। और देन आई रियलाइज, इसके बाद मैंने और अपना जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर स्टडी बढ़ाया डीप। देन आई रियलाइज कि भाई ऑप्शंस में इसके जो मार्जिन खत्म होने के बाद जो है वी गॉट अ वेरी लिमिटेड रिटर्न्स। हम्म। अब आप जो है जितना कैपिटल है उतना ही आप ट्रेड कर सकते हो। रिटर्न्स इज वेरी लिमिटेड बट रिस्क इज वेरी हाई। हम्म। विद मैथमेटिकली एंड स्टेटिस्टिकली रिस्क रिस्क इज वेरी हाई। हम्म। तो और ये मेरे दिमाग में आने लगा। बट इन 2019 मैं मार्क मिनर्विनी का एक कोई इवेंट जो है मुझे याद नहीं है, मैंने देखा। उसमें वो प्रूव करते हैं कि अगर आपकी एज जो है विनिंग के ऊपर डिपेंड है, देन इन बैड मार्केट्स यू आर प्रोन टू हैव अ बिग बिग लॉस। हम्म। सो आपको जो एज है वो आपको सिस्टम में इस तरह से बिल्ड करनी है कि वो एज जो है यू शुड गेट यू अ बिगर स्कोप ऑफ एरर। हम्म। क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, एरर्स तो होंगी ही, हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं, पर्सनल लाइफ में भी होती हैं, तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं हो सकती हैं, होंगी ही होंगी। वहां से मेरे एकदम मेरा जो है दिमाग जो है वो माइग्रेट हो गया साहब। मैं कंप्लीटली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑप्शन सेलिंग से मुझे निकलना है। लिमिटेड रिटर्न्स हैं, और क्योंकि इनिशियल स्टेज था, कैपिटल छोटी थी, और मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरे को बिग रिटर्न बनाना है। कैपिटल जबकि मार्जिन हटने के बाद जो है ऑप्शन सेलिंग से 30%, 35%, 40% से ज्यादा रिटर्न बनाना इट्स वेरी 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 टफ। सही बात तो है। मैंने उसके ऊपर शुरू किया। दैट वाज माय फर्स्ट लव। देन अगेन आई केम बैक एंड स्टार्टेड स्टडीइंग। मैंने बहुत सब कुछ पढ़ा, और इसके बाद देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दोज थिंग्स। मैंने सब कुछ जो है पढ़ा। सो बेसिकली आई एम अ सिंथेसाइजर। मैं डिफरेंट डिफरेंट मैंने बहुत कुछ पढ़ा, और उनमें से हर एक से कुछ ना कुछ उठा के, जो मुझे वो बात हमेशा याद रहती थी अपने प्रोफेसर हर्ष वर्मा की, कि भाई तू करेगा क्या इसका। तो मैं जब भी मार्केट विजर्ट्स पढ़ता था या कोई बुक पढ़ता था, तो उसमें जो भी ट्रेडर्स कुछ भी बोलते थे या लिखते थे, तो मैं उसमें से ट्राई करता था निकालने का कि भाई मैं इसका करूंगा क्या, मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे अपने ट्रेडिंग के अंदर डाल सकता हूँ। सही है। जो कि अभी आप जैसे जैसे हमारा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, मैं उनका कोट भी करता जाऊंगा कि किस किस ट्रेडर से मैंने क्या चीज जो है अपने सिस्टम में बिल्ड की है। सो दिस इज माय इनिशियल जर्नी। मैंने कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत जबरदस्त जर्नी रहा है और वेरी इंस्पायरिंग। तो चलिए प्रेजेंटेशन शेयर करिए और जी लेट सर। अस गो थ्रू दैट डीप लर्निंग व्हिच यू आर गोइंग टू गिव इट टू अस। या सो विवेक जी, जो मैंने अपने जो मैं ट्रेड मतलब स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ उसका मैंने नाम दिया है ट्रेडिंग सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक। एक्चुअली ये सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स नाम मैंने क्यों दिया है, एक्चुअली ये मेरा वर्ड नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि मैंने पढ़ना शुरू किया, और वहां से कुछ ना कुछ मैं उठा के अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करता गया। जैसे कि मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि जो भी आप करते हो, पढ़ते हो, एक्सपोजर है, आखिरकार तुम उसका करोगे क्या। सो ये हम्म। सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक वर्ड सबसे पहले यूज किया था रिचर्ड लव ने अपनी उन्होंने रिसर्च पब्लिश की थी। मैं उसका ईयर आपको एक बार बता देता हूँ। ये 1962 से 1976 के पीरियड का उन्होंने जो है एक रिसर्च पब्लिश किया था। और इस रिसर्च का बेसिकली टेक अवे ये था कि
देर आर सम स्टॉक्स विच हैव सुपर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स, और इन स्टॉक्स को पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेसिस ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर दे मेक अ बिग मूव। और सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स वो स्टॉक्स उन्होंने डिफाइन किए थे जो हमारे 2 साल में 300 और उससे ज्यादा हमारे को रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अच्छा। सो ये जो है वर्ड हम कंट्रीब्यू अपना डेडिकेट करेंगे अपने ऑथर रिचर्ड लव को। इन द सेम बेसिस सर एक और जो है मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ था, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ स्टॉक्स करके, ऐसे ओके। रानन गुंडन ऐसे शायद उनका कुछ है, उसका भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फाइंडिंग्स था। उन्होंने जो है उसके बाद करीब 1980s में उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की थी। उसका जब भी सिमिलर काइंड ऑफ टेक अवेज था कि जो सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स होते हैं उनके कुछ रीजंस होते हैं, एंड दे हैव सम inherent characteristics, and basis on that we can identify those stocks, and हम्म। we can actually get leverage for that. हम्म। सो उस बेसिस पे मैं अपने स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स ट्रेडिंग नाम देता हूँ। अभी हम सर आते हैं अपने आज के डिस्कशंस के ऊपर। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या कवर करने जा रहे हैं इस डिस्कशंस में। इसके अंदर हम बात करेंगे ब्रीफ, हमने अबाउट मी मैंने कवर ही कर लिया है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि वाई आई माइग्रेटेड फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग से मैं इसकी तरफ क्यों माइग्रेट हुआ। आपको एक बार मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है, मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं मैथमेटिकली भी एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं। चूजिंग राइट ट्रेड, जस्ट सेकेंड। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि आप राइट ट्रेड स्ट्रेटजीज कैसे मतलब हम चूज कर सकते हैं, कैसे हम एज को डिफाइन करें और एज का कैलकुलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, और बेसिस ऑन दोज थिंग्स मैं ट्राई करूंगा कि हमको ट्रेडिंग में अपनी एज कैसे मतलब जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली एज कहीं हेवन से नहीं आती है, ये हमारे और आपकी जो डे टू डे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसी से एज क्रिएट होती है, एंड दोज प्रोफेशनल्स एक्चुअली टेक द लेवरेज ऑफ दोज एज। इसके बाद मैं ओके। मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स के बारे में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड आउटकम और चार्ट चार्ट पैटर्न्स, और इसके बाद मैं क्या बेसिकली चार्ट पैटर्न्स क्या मैं यूज करता हूँ टूल्स वगैरह, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। ओके। और इन बिटवीन आपको कहीं पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन या जो भी आप चाहते हैं यू कैन ऐड ऑन इट। श्योर। सो हम आगे बढ़ेंगे विवेक जी। या प्लीज कंटिन्यू। जी। सो सर ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है मेरी बैकग्राउंड्स और ट्रेडिंग, सो जैसे कि मैंने आपको बताया। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि व्हाई आई माइग्रेटेड फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग। सर ऑप्शन सेलिंग से मैं इधर जो है क्यों आया, क्योंकि रिस्क और रिटर्न्स, नंबर वन, रिस्क वाज वेरी लिमिटेड एंड रिटर्न्स वाज वेरी हाई इन आपका कैश मार्केट में। दूसरा, कैश मार्केट में सर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपको एक शेयर भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं आप, कि आपको जिस तरह से चाहो आप उस तरह से आप फेज वाइज मैनर में अपनी पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं। सो इस तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, एंड इट्स सिंपल, बेस्ट थिंग इज इट्स वेरी सिंपल। कैश मार्केट में हम यूएस मार्केट भी ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि एफएनओ में हम यूएस मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते। सो दिस वर द फ्यू रीजंस। अभी बिफोर गोइंग फॉर द मैथमेटिकल एस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शंस जो है शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ में, कि लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इज इजी। सर ट्रेडिंग इज नॉट इजी। द रीजन वाई इज इट नॉट इजी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मोर देन नॉलेज, इट इन्वॉल्व्स योर ह्यूमन इमोशंस। और लोग जनरली मेरे साथ पूछते हैं कि भाई फुल टाइम ट्रेडिंग अच्छा है कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग अच्छा है। मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। 2019 में आफ्टर गेटिंग द सक्सेस, मैं 2019 में मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, ऑप्शंस में भी कर रहा था, और मेरे पास रिटर्न्स भी अच्छे थे, मेरे पास पैसा भी था। तो मैंने ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग करने का सोचा कि मैं अब घर में बैठूंगा, फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा, मेरा समय अपना, सब कुछ अपना। जब मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू किया सर, सो आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरा जो परफॉर्मेंस ग्राफ था, इट केम डाउन ड्रेस्टिकली, एंड एवरी डे इट वाज गोइंग डाउन।
मैंने थोड़े समय के लिए अपना ट्रेडिंग स्टॉप किया एंड देन आई एनालाइज्ड कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मैं जो इतना बढ़िया कर रहा था ट्रेडिंग में जॉब में रहते हुए, और जब मैं जॉब छोड़ के घर में बैठ के अब तो मैं फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठ के कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ आखिरकार। हम्म। आई रियलाइज कि भाई मैं पहले क्या करता था, आई यूज टू फॉलो द रूल्स। मैंने अपना हम्म। ऑर्डर डाला, मेरे को सब कुछ पता है पहले से, मैं ऑफिस में जाने से पहले अपने सब कुछ सेट कर दिए, ऑर्डर डाल दिए, इसके बाद अपने काम में लग गया। हम्म। इसके बाद मैं अपना जो अलर्ट आया उस समय अपना एग्जीक्यूट किया, नहीं तो बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं फुल टाइम में ट्रेडिंग पैनल के सामने बैठता हूँ, सो आवर विजुअल्स आर मोस्ट पोटेंशियल कैटलिस्ट। उस केस में क्या होता है कि आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ट्रेडिंग पैनल में आपका जो है चार्ट चल रहा है, तो आपकी उंगलियां चलती रहेंगी सर, कुछ ना कुछ आप करोगे जरूर। करेक्ट। सो मैंने रियलाइज किया कि भाई दिस इज नॉट अ राइट थिंग। उस टाइम पे सर एक और ये प्रॉब्लम हुई कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम शुरू हुई कि मेरी वाइफ जो है, जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा उसके चौथे दिन मेरी वाइफ जो है सीरियसली बीमार हो गई। ओके। और मैंने उनको जब एडमिट कराया तो मुझे पता चला कि उनको पीडीएस नाम की बीमारी है, जो कि पहले नहीं पता चली, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा चार्ट पैटर्न से वो कैसे रिलेट करती है। ओके। सो रिस्क जो है यहाँ पे, मतलब हमने कभी ये तो हमने फैक्टर ही नहीं किया था कि मैं ट्रेडिंग छोड़ूंगा और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सही बात है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं समाप्त हुई सर, उसके एक साल बाद जो है उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। बाप रे बाप। सो नाउ आई हैव फैक्टर्ड एवरीथिंग कि मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास 2 साल का ये है, आई हैव डन ऑल द मैथमेटिक्स, एंड फाइनली वो कैंसर की जब स्टेज हुई तो उसके बाद जो है सब कुछ हे एंड वाई हो गया। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज एक्चुअली रिस्क एंड हाउ इट कम्स इन ह्यूज फॉर्म, यू डोंट नो। हम्म। सो फुल टाइम जस्ट देन आई रियलाइज कि भाई मेरे को फिर से वापस जो है जॉब में जाना है। हम्म। मैंने फिर से जॉब पकड़ ली साहब, क्योंकि एंड देन अगेन आई केम ऑन माई फुल पोटेंशियल, और उसके बाद मेरा ट्रेडिंग ग्राफ जो है ड्रेस्टिकली वेंट अप। सो क्योंकि अब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं क्या कि एक जो रिकरिंग इनकम रहती है उससे मेंटल पीस रहती है, जिससे हम अपना ट्रेडिंग को और बेटर कर पाते हैं। बिल्कुल विवेक जी, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जो है जिसमें आप डिस्कस करते हैं कि आप जो है अपनी जो चार्ट्स हैं, बार हैं, कैंडल हैं, उनका ग्रीन और रेड कलर जो है निकाल दीजिए। तो मैं आपकी बात से फुल्ली एग्री करता हूँ, क्योंकि हाँ। साहब हमारा जो विजुअल सेंसरी ऑर्गन्स है दैट इज मोस्ट पावरफुल। आप हाँ। जो भी चीज देखते हैं वो हमारे अंदर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हम्म। और आप अगर चार्ट के सामने बैठे हैं तो आप कुछ भी कर लो साहब, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, इट विल हैव सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली इम्पैक्ट ऑन यू। सही आप बात कुछ है। ना कुछ करोगे, गलत ऑर्डर डालोगे, कभी कुछ करोगे, कभी बोलोगे चलो एक लॉट का मैं डे ट्रेडिंग का भी करके देख लेता हूँ, दैट इज नॉट माई रूल। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगा सेकंड थिंग सर, मतलब लोग ये मार्केट, दिस मार्केट इज नॉट एनविटी, जहाँ पे कि मतलब आप जो है आपको लगता है कि दिस इज नॉट एम्प्लॉयर, मार्केट इज नॉट एम्प्लॉयर, कि जहाँ पे आप जो है पैसे डाल के बैठे हो और आप हर महीने जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सैलरी से विड्रॉ करूंगा। ऐसा भी फेज में आता है कि भाई 4 महीने 6 महीने मतलब मार्केट में ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपकी स्ट्रेटजी को वो फेवर नहीं करती हैं और आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, या फिर मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तो आप क्या करते हो कि जो आपका कैपिटल है उसी से आप अपना बिल्स पे करते हो। हम्म। उस केस में क्या होता है कि आप अपनी बेसिकली, जैसे मार्केट जो है सर, ये मेरे हिसाब से दिस इज अ प्लेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अगर आप इसमें से डे टू डे की एक्सपेंसेस की एक्सपेक्ट करोगे, डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन योर माइंड। सो इसको आप एज ए, मेरे हिसाब से दैट इज माई सजेशन फॉर एवरीबडी, कि इसको आप वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करो। हैव सम अनदर सोर्स ऑफ इनकम, आप जॉब करो, बिजनेस करो, या जो भी करना है करो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली गोइंग टू हैव अ पीस ऑफ माइंड सही है। होना चाहिए। सही है। तो विवेक जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या हैं और उनकी एजेस क्या हैं। जब आप ट्रेडिंग अपना स्ट्रेटजी आप डिफाइन करना चाहते हो, तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी एज आपको डिफाइन करनी है, और उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज, कि मैं किस टाइप की ट्रेडिंग जो है करने जा रहा हूँ और किस टाइप की ट्रेडिंग मुझे सूट करती है। हम्म। तो मैं फर्स्ट जो है ट्रेंड फॉलोइंग का एग्जांपल लेता हूँ। ट्रेंड फॉलोइंग के एग्जांपल को जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को साल भर में 100, दिस इज बेसिकली एनुअल बेसिस कैलकुलेशंस, 100 ट्रेड्स मेरे को करने हैं या 100 ट्रेड्स मैं करूंगा।
दिस इज मोर और लेस, अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रेंड फॉलोइंग या स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मोर और लेस ऐसे ही कुछ नंबर्स आते हैं उनके एक्चुअल ट्रेडिंग के भी। जी जी। अब मैं एग्जांपल अगर लेता हूं, और मेरी ट्रेंड फॉलोइंग की मेरी एज जो बिल्ट है वो बिल्ट है मेरी रिस्क और रिवार्ड रेशियो पे। ओके। अब मेरा ट्रेड साइज जो है 25% के ऊपर, अगर मेरा विन 40% और लॉस 60% है, और मेरा गेन टू लॉस रेशियो अगर मैं देखता हूँ, सो 4:16, द ओके। 4 आर। तो मैं 4 आर ट्रेडर अगर हूं तो उस केस में मेरा 100% रिटर्न आता है। जी। दैट इज द फर्स्ट, दिस वन। इसके बाद मैं सेकंड में अगर जाता हूँ, नाउ वी एग्जाम टेक अ कंसिडरेशन कि अब मेरा मार्केट कंडीशन चेंज होता है, एंड इन टफ मार्केट एनवायरनमेंट मेरा विन रेट घट जाता है, अभी मेरा विन रेट कम हो गया। हम्म। सो उस केस में मेरा क्या होगा कि मेरा विन रेट 40 से 30 आ गया। हम्म। उस केस में मेरा क्या इम्पैक्ट होगा? सो इम्पैक्ट, अगर मैं 10% मिस करता हूं तो उस केस में भी मेरा 50% जो है रिटर्न्स बनेगा मेरा। हम्म। अब अगर इसी को मैं और 10% कट डाउन कर देता हूँ मेरे अपना विन रेट, तो उस केस में क्या इम्पैक्ट आएगा? मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, नो हम्म। प्रॉफिट नो लॉस जोन मेरा रहेगा। सो फाइनली आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट हम्म। गेनिंग एनीथिंग, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग ऑल्सो। हम्म। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, अब मैं स्विंग ट्रेडिंग में आता हूँ। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग में सेम कैलकुलेशन करके देखता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में ऑन एन एवरेज में साल में जो है 500 ट्रेड्स करता हूँ, हम्म। एंड 1:2 रेशियो में मेरा रिवार्ड टू रिस्क रेशियो है। तो उस केस में मैं आई एम अ 2 आर ट्रेडर। हम्म। 40 सेम विन रेट, उधर भी मेरा 40% विन रेट था, और यहाँ पे भी मेरा 40% विन रेट पे आई एम गेनिंग 75%। उधर हम्म। मेरे को 100% रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे 75% रिटर्न मिल रहा है। हम्म। नाउ आई एम लुकिंग एट अ इम्पैक्ट ऑफ 10% मिस इन विन। अब मैं अपना, अगर ड्यू टू मार्केट चेंज, अब मेरा अगर विन रेट 40 से घट के 30% पे आ गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है मेरा? आई एम माइनस। माइनस एट 38%। हम्म। एंड what will be the impact of 5% miss in win हम्म। in third case? अगर मेरा 5% मिस होता है उस केस में मेरे पास आई विल लॉस 94%। हम्म। सो ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा उस केस में। हम्म। यहाँ पे मेरा लॉस, जबकि मेरा यहाँ पे मेरा 5% ही केवल जो है विन परसेंटेज घटा है। हम्म। ट्रेंड फॉलोइंग में मेरा 10% घटा था। सो अभी क्या हुआ कि इसके बाद नाउ आई एम इन स्पाइरल डाउन। अब मैं इसी को अगर डे ट्रेडिंग या अपने ऑप्शन सेलिंग का भी केस ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा। मैं देखता हूँ, सर ये मेरा स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। नहीं, मूव कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। सो अगर मैं डे ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग, ऑलमोस्ट मैं लेके चल रहा हूँ कि आर टर्म्स में, नॉट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। तो मेरा सेम अकाउंट साइज, सेम ट्रेड साइज, अगर मैं विन टू लॉस रेशियो देखता हूँ 60-40 में, उस केस में मुझे 250% रिटर्न आता है। हम्म। दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज कंपेयर टू स्विंग एंड ट्रेंड फॉलोइंग। हम्म। वहां पे मुझे 100% मिलता है ट्रेंड फॉलोइंग में, या स्विंग में 75 रिटर्न मिलता है, यहाँ पे 250% रिटर्न मिलता है। इन नेक्स्ट केस, जब मेरा 10% ड्यू टू मार्केट चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर, मेरा विन परसेंटेज 10% में अगर इम्पैक्ट क्या आता है? इट बिकम्स ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। और फर्दर अगर मेरा 5% डाउन होता है यहाँ से, सो इट गिव्स मी अ लॉस ऑफ 125%। आई एम कंप्लीटली वाइप्ड आउट। सो हम्म। बेसिकली स्टैटिस्टिकल एज जो है, ट्रेंड फॉलोइंग की स्टैटिस्टिकल एज जो है वो हमारी, इट्स इनबिल्ट इन देयर बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में। उसका विनिंग के ऊपर उसका एज बिल्ट नहीं है। ऑप्शन सेलिंग का या डे ट्रेडिंग का जो एज है वो दैट इज बिल्ट ऑन बेसिकली विनिंग। ऑप्शन सही सेलिंग है। में का एक एवरेज विन, अगर मैं मान के चलूंगी सर, आपको क्या लगता है कि एक ऑप्शन सेलर्स का विन परसेंटेज क्या होता होगा? ऑप्शन सेलर का विन परसेंटेज तो हाई रखना पड़ेगा, उसको लो से तो होगा नहीं। जी। तो कम से कम मान के चलते हैं कि 80% तो होगा ही। हाँ। सो अगर 80% भी उसका विन विन परसेंटेज है, और वो अगर कट डाउन होना शुरू होता है, अगर 80 से वो 60% भी आ जाता है, हाँ। सो इट विल बिकम अ ह्यूज सेटबैक फॉर ऑप्शन सेलर। सही है।
So these are the three statistical calculations. Basis on that and basis on your resources, we can choose actually which way is suitable, and basis on our philosophy or psychology and characteristics. सही है। एक बार पहला स्लाइड में फिर से जाइए, 1 2, इसके पहले और इसके पहले। जी। ये दिस बहुत इज ही इंटरेस्टिंग बात आपने कर दी, देखिए। और यही एक्चुअल में बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स है ना, जी। उनको ये पता लग गया है। आज देखिए, विद 40% एक्यूरेसी दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड जी। इज जनरेटिंग सो मच रिटर्न विथ ओनली 40% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि उनको पता एग्जैक्टली। लग गया है कि कम ट्रेड करो, लेकिन उसमें इवन इफ योर विन रेशियो इज लेस, your risk यस। reward is so favorable that you make a lot of money. वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। इट्स एक्चुअली फेलियर रेट इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन द सिस्टम। अब आप ये थर्ड, अगर हम इसका केस सिनेरियो 3 अगर हम देखें कि 20% सर विनिंग एंड 80% लॉसिंग के केस में भी यू आर नॉट लूजिंग योर कैपिटल। करेक्ट 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 करेक्ट। सही है सही है। बहुत मनोज जी समय आगे है। बढ़िए। जी। बहुत बातें करनी है मनोज जी, आगे बढ़िए एकदम जी। रफ्तार से, क्योंकि इतना कुछ है आपके अंदर में, निकालना चाहता हूं मैं सब कुछ। सो अभी सर जो एक हमारे पास एक अंदर हमारे एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। या एक जब भी कोई एक पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आता है तो उसके अंदर एक ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करूं, कहाँ से मैं बेसिकली जो है एज एज जो है लेके आऊं, कहाँ पे मिलती है, किस मार्केट में मिलती है ये। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उनको लगता है कि दीज प्रोफेशनल ट्रेडर्स मे बी हैविंग अ सम सीक्रेट सॉस, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे, बेसिकली ह्यूमन इमोशंस आर द सोर्स ऑफ योर ट्रेडिंग एज। दैट इज करेक्ट। वन टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। अगर मैं किसी से भी पूछना चाहूँ कि व्हाट इज द नेसेसरी फॉर ट्रेडिंग सक्सेस, किसी भी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हम्म। स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ द क्राउड सर सबसे पहले जो है स्ट्रेटजी को पकड़ता है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। हम्म। सर स्ट्रेटजीज इज नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजीज इतनी सारी बड़ी, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी वर्क सेमिनार या कुछ भी करके देख लो, उसमें स्ट्रेटजी आपको मिल जाती है। सो डिफिकल्टी इज नॉट इन स्ट्रेटजी सर, डिफिकल्टी इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ दोज स्ट्रेटजीज। मैंने आपका एक F2F देखा था, उसमें एक ट्रेडर्स जो है एक सिंपल मूविंग एवरेज का जो है उन्होंने केस लेके दिखाया था कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, इट्स क्रॉसिंग 200 डेज मूविंग एवरेज, देन बाय एंड वंस क्रॉसिंग डाउन जस्ट सेल इट। उस हम्म। केस में भी यू कैन मेक अ गुड रिटर्न्स मोर देन म्यूचुअल फंड्स। बट हम्म। हाउ मेनी पीपल सस्टेन दैट काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन 60% 70%? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग to करेक्ट। sustain that kind of trade on. So basically, problem strategies का नहीं है, problem is your confidence and you don't know the fundamentals of that strategy. So आप कैसे उस ट्रेडिंग को basically strategy को find out करेंगे? So अभी हम वो डिस्कस करेंगे। So basically strategies can be found out जहाँ पे हमारे human emotions involved हैं, hope, fear, greed and despair. These are the only 4 emotions which actually work out in defining the trading and edge. एक ट्रेडिंग एज को मैं बस एक सिंपल से सर सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज इज बेसिकली समथिंग जहां पे एक चीज की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दूसरे के कंपैरिजन में हाई हो रही है, दैट हाँ दैट वी कैन हाँ से ट्रेडिंग एज। हाँ हाँ। सो बेसिकली इट्स इन आवर माइंड, वी हैव टू फाइंड आउट दोज प्लेसेस जहां पे कि हमारा इमोशंस इन्वॉल्व है, और हमको उस इमोशंस के बेसिस पे हमको अपना ट्रेड स्ट्रेटजी डिजाइन करना है, और वी हैव टू टेक द लेवरेज ऑफ दैट। सो बिफोर मूविंग फर्दर इन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आई वांट टू डिफाइन अ मार्केट स्ट्रक्चर। सर मैं मार्केट स्ट्रक्चर पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ लोगों हाँ को, हाँ अपने दर्शकों को। हाँ। सर जो मैं मान के चलता हूँ कि देर आर 4 स्टेट्स ऑफ मार्केट। हमारा मार्केट जो है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वन ऑफ दीज 4 स्टेट्स। ये मैं एक क्वाड्रेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम्म। ट्रेंडिंग और वोलेटाइल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में ट्रेंडिंग एंड नॉन वोलेटाइल है। हाँ सो अगर मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ, फॉर अ ट्रेंड फॉलोअर मेरा ग्रीन क्वाड्रेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, हाँ ट्रेंडिंग एंड नॉन वोलेटाइल हाँ environment, हाँ। and every kind of environment is suitable for a different kind of strategies. हम्म। अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए,
तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा येलो जो क्वाड्रेंट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज मोर सुटेबल फॉर स्विंग काइंड ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज ए ट्रेंडिंग एंड वोलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट. अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखता हूं दैट इज अ ब्लू क्वाड्रेंट. सो नॉन ट्रेंडिंग एंड नॉन वोलेटाइल, दिस काइंड ऑफ मार्केट इज मोर सुटेबल फॉर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग. हम्म. और जो रेड क्वाड्रेंट है दैट इज नॉन ट्रेंडिंग एंड वोलेटाइल, दिस काइंड ऑफ मार्केट इज मोर सुटेबल फॉर ऑप्शन सेलिंग. हम्म. सो दिस फोर, अब हमारा किसी भी टाइम पे हमारा जो मार्केट होगा इन्हीं चार में से किसी एक स्टेट में होगा, एंड इट कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सही है. सो दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द और स्ट्रेटजी बिल्डअप पार्ट. हम्म. अभी हम थोड़ा अपने साइकोलॉजी एज के बेस फाइंड कोशिश करते हैं और कैसे हम उस स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं और कैसे मैं इसको यूज करता हूँ. श्योर. तो हम डिस्कस करेंगे अभी अगली स्लाइड में. श्योर. तो सर जो मिस परसेप्शन अबाउट द अफेक्टेड, जो हमारे ट्रेडिंग को जो अफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा इमोशंस, वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके इस स्लाइड के अंदर. या. सो आप ये सारे पॉइंट्स आप कहीं भी जाके गूगल भी कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे. सो हमको वन बाय वन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. मैं बस एक 2-3 पॉइंट्स में इसको कवर अप कर देता हूँ. लॉस अवर्जन, सन कॉस्ट. लॉस अवर्जन बेसिकली क्या है कि हमारा मतलब पोजीशन हमने लिया और वो लॉस में जा रही है, तो हम मतलब उसको अवॉइड करना चाहते हैं. नहीं, हमको लॉस नहीं करना साहब, अभी तुम अगर बुक कर लेंगे तो लॉस हो जाएगा. अ, वो तो ऑलरेडी लॉस में चला गया, आप बुक करो या ना करो. सो वी जस्ट वेट, वी होप. हम होप करते हैं कि नहीं ये आएगा, कम बैक होगा. हम प्रॉफिट में हैं, हमने पोजीशन लिया एंड वी गॉट द प्रॉफिट. तो हमको हमेशा फियर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा प्रॉफिट है ये जो है वाइप आउट हो जाएगा, भी मार्केट रिटर्न का, और हम जल्दी से उसमें से निकल जाते हैं. सो अगेन फियर, इट्स अ ह्यूमन इमोशंस दैट इज अफेक्टिंग आवर ट्रेडिंग डिसीजन. आउटकम बायस, रिसेंसी बायस एंड एंकरिंग. आउटकम बायस सर क्या है कि हमने 3 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया, लॉस में चला गया, तो हम वी गेट अ डिसअपीयर, भाई मेरे निराशा हो गई, अभी मैं अगला ट्रेड नहीं लूंगा, और अगला ट्रेड नहीं लिया और वही विनिंग ट्रेड हो गया. सो हम अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो जो रिसेंटली अवेलेबल डेटा है या रिसेंटली अवेलेबल पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर सारा फोकस करते हैं, और उस बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं, जो कि जनरली जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है. बट हम्म. इन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एक्चुअली इट गोज अगेंस्ट देम. हम्म. तो अभी ये पॉइंट्स हम कैसे यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, अभी मैं आपको उस पॉइंट्स पे डिस्कशन शुरू करूंगा कि इन बेसिस पे हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड हाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअली ट्रेड बेसिस ऑन दीज पॉइंट्स. ओके. So now I come to the next point, finding the edge. So here I have mentioned edges are found in the places that are the battleground between the buyers and sellers. Your task as a trader is to find the places and wait to see who wins, who lost. This is the only sentence basis on that whatever strategy I am working, I am just thinking about this sentence. I have to find out the places where buyers and sellers are in balance. एंड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है सर. जनरली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरीबॉडी नोज इन द मार्केट की सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है. एक जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूँ. सपोर्ट बेसिकली अ प्लेस और जोन जहां से कि प्राइस, देयर आर सफिशिएंट बायर्स अवेलेबल, कि वहां पे अगर प्राइस जाता है सो इट्स अ हाई चांस कि ये यहाँ से बाउंस करेगा. इन द सिमिलर वे रेजिस्टेंस, इट्स अपर साइड कि प्राइस वहां पे जाएगा, सो इट्स हाईली लाइकली देयर आर टू मेनी सेलर्स और देयर आर इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स, और वो सेल करके उसको नीचे की तरफ जो है पुश करेंगे. सो दिस इज बेसिस ऑन दैट वी कैन मेक आवर ट्रेड स्ट्रेटजी. तो ओके. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली सर इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, एक्चुअली इट्स अ लूज कंस्ट्रक्ट. सो ओके. ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट एंड एवरी टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क. अभी हमको अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्यों फॉर्म होता है, देयर आर 3 साइकोलॉजिकल रीजंस और कॉग्निटिव बायसेस, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है. एंड और
और हमारे दर्शक जो है उसको बेसिकली जाके गूगल में या कहीं पे भी किसी भी ट्रेडिंग बुक में वो मिल जाता है, और गूगल में भी जाके वो सारे पॉइंट्स जो है वहाँ पे वो डिस्कस पढ़ सकते हैं। सो एंकरिंग, बायस, रिसेंसी एंड डिस्पोजन इफेक्ट, दीज आर द थ्री मेन regions which forms our support and resistance. Anchoring is basically we anchor our decision basis on the some points. ओके। जैसे कि हमारा एक हमारा रेंज ब्रेक स्ट्रेटजी होता है। हम डेट ये हमारा ये डे इस स्टेज में हमारा रेंज ब्रेक करेगा, देन आई विल गो लॉन्ग, अगर ये नीचे को जाएगा तो शॉर्ट। सो दैट इज बेसिकली एंकरिंग, वी आर एंकरिंग आवर डिसीजन बेसिस ऑन द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेक, सिमिलरली मैं लॉन्ग जाऊंगा अगर मेरा प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करेगा, दैट इज बेसिकली दैट स्ट्रेटजी, इट्स एंकरिंग। और हम क्या करते हैं कि हम जनरली जो है अपने जो डिसीजंस हैं वो इन्हीं तीन के ऊपर अपने फाइंड आउट करते हैं, कि एंकरिंग और रिसेंसी, आई मीन जो रिसेंटली अवेलेबल इवेंट्स होता है उसके बेसिस पे। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करिए, बट अगर किसी ने जो है रिसेंट में आपके साथ बुरा कर दिया तो आप उसकी सारी अच्छाई जो है पीछे वाली भूल जाते हैं। सही बात है। That is a human tendency, and हम्म। basis on this recency effects. So sir, basis on this, now I just goes to next slide. So विवेक जी, अभी ये एक चार्ट का है जहां पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। हम्म। अभी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट बेसिकली एक लाइन, दिस इज एक वन जोन, एक जोन है जहां से कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो अभी हम अगर देखते हैं यहाँ पे, सो प्राइस इस जोन में के पास आके फिर से बाउंस करता है, हम्म। फिर से जाके बाउंस करता है। तो अभी जो ये किस तरह का मार्केट है सर, दिस इज मोर सुटेबल फॉर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। करेक्ट। क्योंकि वो क्या करेगा, वो सपोर्ट पे जाके अपना बाई ऑर्डर करेगा और रेजिस्टेंस पे जाके जो है सेल करेगा, या रेजिस्टेंस पे जाके सेल करेगा और वहां पे जाके बाई करेगा। जो ट्रेंड फॉलोअर है वो जो है वेट करेगा साहब, कि हाँ। ये जो है ब्रेक करेगा, देन आई विल एंटर। हाँ। सो दीज आर बेसिकली टू सोर्स ऑफ अवर ट्रेडिंग एज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो ट्रेंड हाँ। फॉलोअर है वो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करेगा, हाँ। और वहां पे जाके वो बाई और सेल करेगा। बट द मोमेंट हाँ। इट ब्रेक्स, तो द मोमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक, तो हमारा जो काउंटर ट्रेंड स्ट्रेटजी है वो इसमें से एग्जिट कर जाएगा, और हाँ। हमारा जो ट्रेंड फॉलोअर्स है ही विल कम इनटू द पिक्चर्स, हाँ। वो आके यहाँ पे एंटर करेगा। हाँ। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेवल। तो सर ट्रेडिंग विद एज के लिए हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट स्टेटस, कि हमारा किस तरह की मार्केट में हमको ट्रेड करना है, वी हैव टू चूज इंस्ट्रूमेंट्स, हमको क्या ट्रेड करना है, ऑप्शंस ट्रेड करना है, कैश ट्रेड करना है, व्हाट एवर करेंसी ट्रेड करना है। वी हैव टू डिफाइन बेसिकली एंट्री सिग्नल्स, बेसिस ऑन दैट वी विल टेक द ट्रेड। हमको हम्म। किस एंट्री सिग्नल के ऊपर हमको अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, किस हम्म। सिग्नल के ऊपर एग्जिट के ऊपर हमको अपना एग्जिट सिग्नल के ऊपर अपना ट्रेड क्लोज करना है, एंड रिस्क हम्म। मैनेजमेंट। सो दीज आर हम्म। बेसिकली 4 5 building blocks. And next level, so this is about the risk. So I think this is the prime discussions. Every trader should think about the risk first, as Mark Nervini says. हम्म। So the risk is real in trading. हम्म। It's not. It may be trading or investing. So risk. Why it's about the trading only? हम्म। Risk is everywhere, but trading is more difficult because it goes against the human nature. हम्म। और ट्रेडिंग में रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटी। हमको, एंड वंस यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटी, हाँ। देयर इज अ रिस्क। हमको नहीं पता है कि अभी कल क्या होने वाला है। राइट। सो दैट्स व्हाई हियर इज इनहेरिटेंस रिस्क, एंड द डिफिकल्टी इन द रिस्क इज सर, वी डोंट नो द फॉर्म ऑफ द रिस्क, व्हाट कैन कम इन द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में आगे में क्या रिस्क आएगा, किस हम्म। फॉर्म में आएगा, कब आएगा, हमको नहीं पता है। हम्म। Only after the fact we can become the smart and we can give all the explanations, but that is the fact. So हम्म। most of the risk is basically subjective, hidden and unquantifiable. It's very difficult to quantify the risk and its impact. करेक्ट। But and जो भी रिस्क हैं बेसिकली सर, उनके उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है हमारी
जो भी एरिया होता है, इट में बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ. राइट. सो वी हैव टू ऑलवेज मैनेज रिस्क फर्स्ट. राइट. नाउ वी मूव टू द next level. So here I have tried to show what is the basically impact of loss and what amount of basically money or gain you need to recover that loss. So अगर आप 20 यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर मैं 10% लॉस करता हूँ तो मुझे 11% का गेन करना पड़ेगा टू रिकवर दैट लॉस. इन द सिमिलरली अगर मैं 20% लॉस करता हूँ तो मुझे 25% गेन करना पड़ेगा टू रिकवर दैट लॉस. Similarly 30, 40, 50, and the moment you goes from 30, 40, 60, it becomes actually impossible to recover those kind of losses. It's completely goes out of hand. So हमारे को that's why सर मैं बोलूंगा कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, वेल नोन इंटरनेशनल ट्रेडर्स, सभी जो बोलते हैं कि आपका लॉस जो है वो डबल डिजिट में नहीं जाना चाहिए. क्योंकि जब आपका लॉस जो है 10% के ऊपर चलना शुरू होता है, then statistically it goes against you. Mathematically it goes incremental way to against you. So सर अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ आउटकम्स. यहाँ पे भी मैंने क्वाड्रेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है. गुड ट्रेड, लॉसिंग ट्रेड, गुड ट्रेड, विनिंग ट्रेड, बैड ट्रेड, लॉसिंग ट्रेड एंड बैड ट्रेड, विनिंग ट्रेड. तो गुड ट्रेड, लॉसिंग ट्रेड, आप गुड ट्रेड जनरली हम क्या करते हैं कि अपना कोई भी आउटकम होता है हम उसको आउटकम के बेसिस पे अपना डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा था या बुरा था. हमने कुछ भी किया और उसका अगर आउटकम हमारे मन मुताबिक नहीं है या जो हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं है, सो हम बोलते हैं कि हमारा डिसीजन गलत था. वी डोंट जज आवर आउटकम बेसिस ऑन द प्रोसेस. जो हमने उसको क्वालिटी ऑफ डिसीजंस बेसिकली हम क्वालिटी ऑफ डिसीजंस के ऊपर उसको जज नहीं करते हैं. सेम हैपेंस हियर इन ट्रेडिंग आल्सो. हमने कोई भी अपना एक स्ट्रेटजी बनाई, अपने रूल्स बनाए और हम उस रूल्स को फॉलो नहीं किया और हमने ट्रेड किया और वो अच्छा कर गया. सो अब उसको हम गुड ट्रेड बोलेंगे, बैड ट्रेड बोलेंगे. अगर हमने रूल फॉलो नहीं किया, इट्स अ विनिंग ट्रेड, बट इट्स एक्चुअली इट्स नॉट गुड ट्रेड. सो बेसिस ऑन दैट वी कैन से कि देयर आर 4 types of trade, and basis on that we have to actually decide. We have to say that we have to be a good trader and winning trader. इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, इट मींस कि वी आर not following our discipline, and not following the discipline is basically flaw of character that is going to hurt you in trading business. आप बगैर हेलमेट के जैसे कि रोड पे आप चलिए और अगर आप घर पहुंच जाते हैं, आप सिटी के बीच में जो है 100 की स्पीड से बाइक दौड़ाइए, आप घर चले जाते हैं, आप 2 महीने से 4 महीने से कर रहे हैं, देन यू कैन से कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस. आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, सो इट डजंट मीन्स कि यू आर अ गुड बाइकर्स, यू आर गुड राइडर्स. आप चल रहे हैं ठीक है, बट द डे यू विल मेट एन एक्सीडेंट, इट विल बी अ हैजर्ड्स. करेक्ट. So process and discipline, because karma definitely comes to you. आज नहीं तो कल आप जो भी काम करते हैं, जो भी कर्मा करते हैं, that returns back to you. करेक्ट. अभी नेक्स्ट लेवल पे विवेक जी मैं आता हूँ. सो माय टूल्स फॉर एनालिसिस में मैं बेसिकली केवल प्राइस, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज, ये 3 चीजें ही यूज करता हूँ फॉर माय एनालिसिस टू टेक द ट्रेड. किसी भी मैं कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ, कोई भी ऑसिलेटर्स यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करके पहले देख लिया है. एंड फाइनली आई रियलाइज कि बस दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द प्राइस एंड वॉल्यूम ओनली. कोई भी इंडिकेटर आप गूगल में देखो, देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, एंड एवरी इंडिकेटर्स हैज इट्स ओन पर्पस and it works in a that kind of market environment and structure. So I'm not against those indicators or oscillators, but I will say कि it's always better कि अगर आप प्राइस, वॉल्यूम, एक्चुअल जो हमारा है प्राइस इज द बॉस, आप अगर उसको समझते हैं देन यू विल बी वे वे अहेड. क्योंकि कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर हमेशा आपको सिग्नल जो है वो ऑन द टाइम या राइट लेवल पे नहीं देता है. बट इफ यू कैन understand how to read the price and volume,
then it will give a more better edge than any indicator or oscillator. जब ओके मैं ऑप्शंस ट्रेड करता हूं तो मेरी सारी ऑप्शंस के डिसीजंस जो है वो ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. ओके दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन. ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमेशा जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी में रहता है कि चार्ट पैटर्न्स कैन नॉट प्रेडिक्ट द, बेसिकली दे डोंट हैव अ प्रेडिक्टिव पावर. चार्ट पैटर्न जो है फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कुछ हद तक कि ओके चार्ट पैटर्न्स जो है वो फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या दे आर नॉट टूल्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स. बट इसके अलावा हमारे पास सर और क्या ट्रेड मतलब एनालिटिकल टूल्स है जिसके बेसिस पे कि हम जो है डेटा एनालाइज कर सकते हैं. तो ये तो आप, चार्ट इज नथिंग बट इट्स अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल. यप आप या तो उसका डेटा को आप एक्सेल में डाल लो और आप पिवट बना के जैसे भी उसको एनालाइज करना है कर लो, या इट्स ऑलवेज बेटर हम सेल्स या मार्जिन या जो भी अपने डे टू डे बिजनेस में भी हम अल्टीमेटली जो है चार्ट्स वगैरह तो स्टडी करते ही हैं जो भी हमारा डेटा होता है. सो बेसिक इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग. यप और चार्ट्स जो है क्यों वर्क करते हैं सर, दिस इज बेसिकली एक मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि जब मेरी वाइफ बीमार हुई और वो जो है बेंगलोर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मणिपाल हॉस्पिटल में 15 दिन तक वहां पे एडमिट थी करीब. एंड all the departments has done all the scanning and diagnosis, psychiatrist, gastrology, this or neurology, all the departments, and could not find the regions कि उनको problem क्या है. And she was having a lower abdomen pain. इसके बाद मेरे को एक दिन मेरे बॉस के साथ में लंच में डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे बिजनेस सेट से मैंने जब छुट्टी मांगी तो उन्होंने जो रीजन पूछा तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने एडजस्ट मेरे को सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर दिनेश किन्नी करके हैं यहाँ पे, ओके आप उनसे जाके एक बार मिल लीजिए. मैं वहां से गया, मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स ली और उस डॉक्टर के पास जाके मिला मैं उनके घर पे. उन्होंने वो सारी रिपोर्ट्स जो है केवल देखी और वो रिपोर्ट्स देख के उन्होंने जो है बोला कि 90% जो है मेरी डायग्नोसिस ये बोल रही है कि इनको ये बीमारी है. रेस्ट 10% आई विल बी एश्योर्ड कि जब मैं पेशेंट को देख लूंगा, आप पेशेंट को लेके आ जाइए. ओके मैंने जब उनको ले के जाकर दिखाया तो ही टोल्ड मी आई एम 100% एश्योर्ड नाउ कि दिस इज ये बीमारी है. द डॉक्टर्स ही हैज नॉट इवन सॉ द पेशेंट, उसने मरीज को भी नहीं देखा, उसने रिपोर्ट्स के बेसिस पे देख के जो है 90% कंक्लूड कर दिया. इट्स अ सेम रिपोर्ट जो कि दूसरे डॉक्टर्स उसको रीड नहीं कर पाए, एंड उसने जो है उसी रिपोर्ट्स के बेसिस पे एंड ही डन द ट्रीटमेंट एंड विद इन द 2 days ही हैज गिवन द रिजल्ट्स. सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट कि चार्ट जो है मतलब अगर आप केवल चार्ट देखोगे सो इट डजंट हैव अ प्रेडिक्टिव पावर. इट्स लाइक अ फ्यू ब्लाइंड्स एंड हु आर टचिंग द एलिफेंट्स, जो हम बचपन में स्टोरी पढ़ते हैं. हाँ एंड दे आर हैविंग देयर ओन वे ऑफ परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन. हाँ इट्स हाँ लाइक अ कंप्लीट एलिफेंट. आपको पूरा एलिफेंट देखना पड़ेगा एंड उसमें चार्ट को रख के देखना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू सी द करेक्ट पिक्चर. सही बात है. सो बेसिकली चार्ट इज ए टूल टू एक्चुअली जज द प्लेस जहां पे कि हमारा बायर्स और सेलर्स का बैलेंस कहाँ पे है, वेयर वी आर गेटिंग द एज एंड वेयर वी कैन मैनेज द और रिस्क पॉइंट्स, बेसिकली एसिमेट्री ऑफ लॉस जो हमने डिस्कस किया. सो वेयर आर दोज पॉइंट्स वेयर वी कैन गेट अ प्रोबेबिलिटी इन आवर फेयर. दैट्स वे एक्चुअली आई लुक द चार्ट्स. सही बात है. तो विवेक जी अभी मैं इसके आगे मूव करता हूँ. सो मैं मैं इसको बोलता हूँ कि 4 R ऑफ सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग. हमारी एक अच्छी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के लिए जो है 4 R आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेसिस ऑन दोज 4 Rs वी कैन गेट अ better results in our trading. राइट If I talk about the in terms of stocks or cash market, so right stocks जिनको कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स जो है हम बोलते हैं, ओके चूजिंग द राइट स्टॉक्स, राइट टाइम, एंड हाँ देन बाइंग एट द राइट टाइम. क्योंकि आपने सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स आइडेंटिफाई तो कर लिए, बट आपका टाइमिंग इज नॉट राइट, देन यू विल सिट ऑन दैट एंड यू विल बिकम अ बोर्ड. एंड वी नो that there is a time value of money. Thus, we are losing on our of somewhere in another opportunity.
So time is also very important, and to basically address this time, when and where is the right time, here basically our technical analysis helps us. यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमको हेल्प करता है कि दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन नाउ एंटर. उसके बाद हमारा आता है राइट रिस्क मैनेजमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा जो भी आउटकम होगा दैट हम सक्सेस तो मिलेगा बट फाइनली इट विल नॉट बी अ ग्रेट सक्सेस. हमने 30% अर्न किया और इसके बाद फिर हमने उसके ऊपर 15% लॉस कर दिया, सो अल्टीमेटली half of the profit is gone. And right process, this is very very important. यहाँ पे मैं हमेशा गीता को जो है फॉलो करता हूँ कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. आप कर्म करो, फॉलो योर ड्यूटी, फॉलो योर राइट प्रोसेस एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट थिंग. क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपने ट्रेड लिया, वो प्रॉफिटिंग होगा, लॉस मेकिंग होगा, इट इज नॉट इन योर हैंड एंड यू डोंट नो. And there are so many moving particles in the market, those decides actually the result of that trade. So हमारे को केवल प्रोसेस फॉलो करना है, राइट प्रोसेस फॉलो करना है, एंड वी शुड बिलीव कि उस प्रोसेस का हमारे को रिजल्ट्स, राइट रिजल्ट्स मिलेगा. Sure. So all these four things put together will give a super performance trading results, I will say. Sure. अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं. अब मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स अ स्टॉक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स. Yep. सो मैं इसको वेटेज देता हूँ. टेक्निकल एनालिसिस हमारा 25%, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे 25% वेटेज देगा. रिलेटिव स्ट्रेंथ 25%, fundamentals 25%, and catalyst 25%. So in all the four quadrants I have given equal weight for all these four characteristics. इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने इक्वल वेट दिया हुआ है. टेक्निकल एनालिसिस पे मैं जो यूज करता हूँ, चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूँ, और रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली इज अ प्राइम फैक्टर फॉर एनी सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स. सो मैं 70% रिलेटिव स्ट्रेंथ के नीचे का कोई भी स्टॉक बेसिकली ट्रेड नहीं करता हूँ. दैट इज माई स्ट्रेटजी. I always choose my minimum threshold level is 70. 70. ये कैसे कैलकुलेट होता है सर? ये मैं मार्केट स्मिथ का जो रेटिंग आता है इसमें, दे गिव अ बेसिस ऑन द विलियम ओनील्स स्टडी. दिस इज बेसिकली परसेंटाइल, नथिंग, इट्स अ परसेंटाइल और एस रिलेटिव स्ट्रेंथ. 70 अगर मैं यूज करता हूँ, इट मीन्स कि ये स्टॉक जो है 70% स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया है इसने. समझ गया. एंड देन फंडामेंटल्स में मैं देखता हूँ सर रेवेन्यू, कि हमारा रेवेन्यू कैसा इस कंपनी का ग्रोथ किया है इन फ्यू क्वार्टर्स एंड फ्यू ईयर्स, और आपका सेल्स मार्जिन कैसा है इसका, प्रॉफिट मार्जिन, ROE, rate of return on equity. So these are 3-4 fundamental points: EPS, sales, PAT, profit after tax, basically, और अब हमारा ROE. Okay. And catalyst, basically, it's related to theme or group. Which kind of theme or group or future things are unfolding, और कुछ न्यूज इसका है, या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, या नया कुछ ऐसा. सो दैट इज द कैटलिस्ट. समझ गया. सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली वर्क्स व्हेन इन कोहेरेंस. ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअली, मतलब एक पार्ट्स लेके हम अगर ट्राई करेंगे, देन इट विल नॉट एक्चुअली गिव द रिजल्ट्स. यप. सो नाउ नेक्स्ट डिस्कशन. ये भी एक हमारे को डिस्कशन में बार बार आता है कि क्या हमको मल्टीपल चार्ट पैटर्न चाहिए, हम एक चार्ट पैटर्न से लेके क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं भाई? नहीं, एक चार्ट पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर आपने मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड किया है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स इज नॉट बेसिकली इफेक्ट. चार्ट पैटर्न्स आर बेसिकली इफेक्ट, नॉट अ कॉज.
हम्म। तो हमारा मार्केट एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डायनेमिक, इट ऑलवेज कीप चेंजिंग। जैसे कि हमने हम्म। पीछे डिस्कस किया है कि वो 4 स्टेट्स में मार्केट जो है मूव करता रहेगा, किसी वन स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। तो उस हम्म। केस में अगर आपके पास जो है मल्टीपल टूल्स नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? आप उस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी एंड इट विल गो अवे, चली हम्म। जाएगी। हम्म। आप उसी एक सो आपको आप हमेशा अपॉर्चुनिटी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स में जो इमर्ज होती हैं, हम्म। उनको बेसिकली लिवरेज करने के लिए आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। तो ये वही होगा कि आई एम हैविंग अ हैमर एंड आई कैन डू एवरी जॉब फ्रॉम हैमर ओनली। आपको बाइक भी ठीक करना है तो मैं हैमर से ही करूंगा, कार भी ठीक करना है तो हैमर से ही करूंगा, दरवाजा भी मैं हैमर से ही ठीक करूंगा। सो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के, कि हम्म। जैसे कि अब मान लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जनरली हमारी जो इनिशियल स्टार्ट ऑफ द बुल मार्केट होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है एंड इट गिव्स अ बिग रिटर्न्स। बट हम्म। जैसे जैसे हमारा मार्केट जो है प्रोग्रेस करता है, सो हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं करती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फेल होना शुरू हो जाती है। दैट इज द सिग्नल ऑफ एक्चुअली जो हमारा बुल मार्केट है वो अभी एग्जॉस्ट हो रहा है। उस केस हम्म। में देन इट्स बेटर टू शिफ्ट टू द पुल बैक स्ट्रेटजी। अगर आपके पास पुल बैक स्ट्रेटजी है, देन आप पुल बैक में फिर भी आप जो है काम कर सकते हैं उस केस में। ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो हियर इस जो हमने अभी डिस्कस किया कि मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स होने चाहिए क्या, सो ऑब्वियसली होनी चाहिए, एंड दिस इज द रीजन। जनरली ट्रेडर्स के पास दो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक तो लॉसिंग टू मच व्हेन वी आर रॉन्ग। जब रॉन्ग होते हैं या कोई भी ट्रेड गलत जाता है तो हम होप में बैठे रहते हैं कि नहीं ये इट विल रिकवर, और हमारा प्लान होता है कि हम इसको 6% लॉस पे रिकवर कर जाएंगे, बट वो होप करते करते वो 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 20 हो जाता है, और हम बैठे होते हैं उस केस में। हम्म। एंड asymmetry ऑफ लॉसेस बेसिकली वर्क्स अगेंस्ट अस इन दैट केस। हम्म। एंड अनदर बिग मिस्टेक इज मिसिंग आउट ऑन सिग्निफिकेंट मूव। अभी कोई भी मूव है कोई और वो हमारे से मिस हो गया, सो वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड वी आर जस्ट सीइंग द दैट मूव। अब हम उसको बैठ के देख रहे होते हैं कि भाई ये तो स्टॉक गया 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 ऊपर गया। सो अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री टेक्निक टैक्टिक्स हैं, सो उस बेसिस पे आप जो है इन अपनी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द रिस्क। एंड सिमिलरली अगर कहीं पे कोई हम अपॉर्चुनिटी मिस भी कर गए हैं, सो वी कैन एक्चुअली टेक लिवरेज ऑन दोज टैक्टिक्स एंड वी कैन राइट दोज मूव्स। हम वो जो मूव्स हैं उनको कैप्चर करने का भी कर सकते हैं। ओके। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सर मैं सेल्स पैटर्न्स जो है मैं यूज करता हूँ, जो कि हमारे को इन चीजों में हेल्प करते हैं टू कंट्रोल द रिस्क, मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड कैपिटलाइजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। इन केस अगर हमारा मूव स्टार्ट हो गया है एंड आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली राइड ऑन दैट मूव, सो इट कैन हेल्प अस टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। श्योर। सो दिस इज द रीजंस आई विल से कि हमको मल्टीपल पैटर्न्स और मल्टीपल सेल पैटर्न्स यूज करने चाहिए। इट कैन कंट्रोल आवर रिस्क, इट गिव्स एडिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज अ बिग बिग फेवर टू अस। कि अब अभी हमारे को हमने डिसाइड किया है कि मेरा 25% ट्रेडिंग साइज होगा, बट अगर हमने ट्रेड लिया और 25% इन वन गो हमने एंटर किया और नेक्स्ट डे अगर उसमें से लॉस आ गया, सो इट्स अ बिग लॉस। बट अगर हम्म। हमारे पास मल्टीपल सेल पैटर्न्स हैं तो उस बेसिस पे हम स्लोली स्लोली वी कैन बिल्ड द पोजीशन। हम 5% से स्टार्ट करेंगे, देन वी गो टू 10%, देन वी गो टू 15%, एंड ओवर द पीरियड बेसिस ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज एज एंड व्हेन इमर्जेस, जैसे जैसे वो आती जाएंगी हम उसमें उस अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इन अ डाइवर्सिफाइड ऑफ द टाइम, एंड वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। इट कैन मैक्सिमाइज अवर रिटर्न आल्सो। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो सेल पैटर्न्स को भी मैंने 4 ग्रुप्स में जो है अपने को मैं मान के चलता हूँ कि ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैटर्न्स होंगे। एंड ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैटर्न्स जो है ये कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट स्टेट्स हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, उस काइंड ऑफ मार्केट स्टेट्स में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इनका कोरिलेशन मिलेगा आपको। सो जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये इट्स अ वेरी पॉपुलर, कि जब भी हमारा कोई भी लो हाई या लो ब्रेक करेगा, प्रीवियस हाई या लो या ऑल टाइम हाई या लो,
सो उस केस में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और वी विल टेक द ट्रेड। पुल बैक ऑब्वियसली वंस मूव स्टार्ट्स एंड गोज टू सम एक्सटेंट, देन शॉर्ट शॉर्ट टर्म बायर्स, हमारा मूव स्टार्ट हुआ, जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो उसमें से एग्जिट करना शुरू होंगे। इन दैट केस हमारा ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, सो इन दैट केस आवर प्राइस टेक्स अ रिस्क एंड कम्स बैक टू अ सर्टेन लेवल टू डाउन साइड। तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि हम इसमें से एंट्री मार सकें। दूसरा मैं बोलता हूँ ऊप्स सेल पैटर्न्स। ये बेसिकली ऊप्स पैटर्न्स वो होते हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेशन होती है, जो हम चार्ट रीडिंग कर रहे होते हैं एंड इट गोज अगेंस्ट अस, तो सडनली हमको सरप्राइज करके वो कुछ दूसरा ही जो है हमारे को रिजल्ट देते हैं। जैसे कि ट्रेंड डाउनवर्ड है और सडनली उसमें से गैप अप हुआ और इट स्टार्ट गोइंग अप वेरी हाई। So this kind of cell patterns, basically these are reversal patterns. Oops, patterns are basically reversal patterns. And cone. So cone are basically volatility contraction patterns, जहाँ पे कि slowly जो है हमारा बायर्स और सेलर्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है और दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट बायर्स और सेलर्स whoever is strong in that direction our trade goes। तो एक पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज होते हैं और वहां पे बायर्स और सेलर्स का जब इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट स्टेब्लिश हो जाता है, तो वहां पे जो भी स्ट्रांग होता है उस डायरेक्शन में ये ट्रेड चलना शुरू करता है। श्योर। सो दीज आर द फोर। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख सकते हैं इन सब का? जी जी बिल्कुल। सो इस अभी इन जो भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, अभी उस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, बेसिस ऑन दीज फोर केस स्टडीज। तो मैं पहला केस स्टडी लेता हूँ HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ओके। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जैसे कि हमारा सर रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? जब रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर हमारा कोई भी मार्केट जो है गिर रहा हो रहा है, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा मार्केट इस पीरियड में सम जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर के बीच में मार्केट हमारा करीब 15 to 16% ड्रॉप हुआ हम्म। निफ्टी। हम्म। बट हमारा HAL क्या हुआ? HAL जो है 69% जो है गेन किया। हम्म। सो इट्स अ वेरी, इट्स इट इज शोइंग वेरी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। हम्म। इट्स बकिंग द मार्केट ट्रेंड। ये मार्केट ट्रेंड को एकदम कंप्लीटली उसके अगेंस्ट में जा रहा है। हम्म। सो ये मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों जा रहा है? क्योंकि देर आर सम बिग फंड हु आर बाइंग एक्यूमुलेटिंग दीज शेयर्स, हम्म। और उसकी इम्पैक्ट की वजह से दे हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव सम बेटर इंफॉर्मेशन कि इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो सर कोई भी स्टॉक्स जो है अगर लॉन्ग टर्म मूव करता है, सो उसके फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैन कम एंड गो, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स, फॉर लॉन्ग टू स्टैब्लिश द ट्रेंड, फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम्म। साइड में अगर हम देखेंगे उस पीरियड का, सर अगर आप देखेंगे सो इसका नेगेटिव यहाँ पे देखिएगा, जून 2020 में इसका नेगेटिव ईपीएस है 73%। हम्म। उसके बाद फिर ये 33% होता है, फिर एकदम 100% होता है, 30% होता है। इट्स सो ईपीएस इज बेसिकली, वी कैन से ईपीएस ब्रेकआउट। यहाँ पे ये हम्म। ईपीएस ब्रेकआउट करता है हम्म। एंड इट एक्सेलरेट्स। अभी जो है जून 2020 में आके ये 200% इसका ईपीएस हो जाता है। हम्म। एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड मार्केट इज कमिंग डाउन, बट HAL इज गोइंग अप। हम्म। क्योंकि इसका आप देखेंगे ईपीएस या फंडामेंटल्स इज इंप्रूविंग, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। सो अगर ये वीकली चार्ट के अंदर हम देखते हैं सर, तो ये हमारा यहाँ पे जहां से मूव स्टार्ट होता है, इट इज मेकिंग अ कप पैटर्न। अभी ये एक बड़ा चैलेंज होता है जो स्टॉक ट्रेडिंग में, कि सर ये पैटर्न्स जो है दीज आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप कोई डिफरेंट तरीके से लोग इसको, डिफरेंट लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं या करते हैं बेसिकली। तो सर इसके नॉमेनक्लेचर में लोग ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि ये कप जैसा दिख रहा है, इसमें हैंडल नहीं है, ये है। बेसिकली इसके पीछे का फिलोसफी समझना चाहिए। चार्ट इज बेसिकली अ डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि हमारे को डिमांड और सप्लाई का डेटा व्यू दे रहा है। हम्म। अब अगर मैं इसमें से देखूं, तो जो मेरा करेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने
ये अपना डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम का एक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ। तो वॉल्यूम इज बेसिकली बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये मेरा प्राइस भी ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। और ये कैंडल्स जो है वो मेरी धीरे धीरे करके जो है, अगर हम देखें तो ये मेरी जो बॉडी ऑफ द कैंडल्स है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है। हम्म। और मेरा वॉल्यूम भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो बेसिकली प्राइस में भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वॉल्यूम में भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। हाँ। सो कब कब कुछ नहीं है सर, एक हाई है, उस हाई से जो है करेक्शन होता है, और करेक्शन में फिर नीचे जो है वो थोड़ा सा गोज साइडवेज, या थोड़ा सा हॉल्ट करता है, और इसके बाद ये जाना ऊपर शुरू करता है। हम्म। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कप। आप एग्जैक्टली कप लेके मतलब इसको देखने की उस तरह से जरूरत नहीं है। इसका विलियम ओनील ने बेसिकली इसको नाम दे दिया है कप, और कप विद हैंडल patterns. And this is basically basis on the their deep research कि इनकी सक्सेस रेट क्या है और ये कैसे फॉर्म होते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स गोज बिहाइंड दीज पैटर्न्स एक्चुअली। सो जैसे ही ये यहाँ पे मेरा कप पैटर्न बनता है, वी कैन एंटर हियर इन इवन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आल्सो। इसके बाद ये हमारा चार्ट आगे जाता है और हम देखेंगे फिर ये एक करेक्शन लेता है अप्रैल टू मई के पीरियड में। ये जो जहाँ पे व्हाइट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है या सर। या 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 हाँ, या अब यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि मेरा जो है वो प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और मेरा वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और समझ। मेरा जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है वो रेड कैंडल के वॉल्यूम से मेरा हाई है। हाँ, तो बेसिकली फॉल के अंदर में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और तेजी में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही तो बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो समझ गया। बेसिकली मेरा जो वॉल्यूम है वो मेरे प्राइस मूवमेंट के साथ में चल रहा है। इट्स बेसिकली सपोर्टिंग माई प्राइस मूवमेंट। सो दैट इज गिविंग कंफर्मेशन कि नहीं, इसमें जो है जेन्युइन बाइंग हो रही है। अब ये करेक्ट। अब इसको जो है असेंडिंग बायस बेस करके भी जो है विलियम ओनिल ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी बुक में, कि जब मार्केट फॉल कर रही होती है और प्राइस जो है वो बेस बना रहा होता है, बेस ऑन बेस, तो उसको उन्होंने असेंडिंग बेस भी कहा है। अभी वो असेंडिंग बेस कह लो या इसको अगेन आप जो है कब कह लो कि एक बार फिर से कब बना, फिर उसके बाद फिर जुलाई में कब बना। सो सो इट डजेंट मैटर एक्चुअली, आप कब बोलो या असेंडिंग बेस बोलो। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है प्राइस में, प्राइस और वॉल्यूम में डिमांड और सप्लाई कैसे बिहेव कर रही है, उसको समझना अगर आपको आ गया देन इट्स ओके। ओके। अभी इसी का मैं डेली चार्ट आपको लेके चलता हूँ। ओके। अब मैं इसका डेली चार्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए। अब डेली चार्ट में यहाँ पे जो हमने ये चार्ट यहाँ पे छोड़ा था, जो ब्लू लाइन है कब, इसी को अगर मैं डेली में जाके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसे ऐसे दिखता है। सो अभी ये यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा वीकली चार्ट पे ये हैंडल फॉर्म कर रहा था। हम्म। ये कप हुआ और ये यहाँ पे धीरे से जाके ये हैंडल जैसा बनाया इसने। बरोबर है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड कंप्लीटली। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे ये इस दिन जो है हमारा ये प्राइस एकदम से गैप अप कर गया। करेक्ट। सो दिस आई से इट्स ऊप्स रिवर्सल। ओके। जो ऊप्स रिवर्सल इज बेसिकली 1 2 3 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है, उसको मैं ऊप्स रिवर्सल की कैटेगरी में रखता हूँ, कि जो करेक्ट। हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके एकदम बिहेव करने लगता है। सो अगर मैं इस मान लो मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया इस स्टॉक्स को, और मुझे ट्रेड एंट्री लेना है, तो मैं यहाँ पे जाके ट्रेड एंट्री ले लूंगा। और इसके नीचे सर वॉल्यूम देखिएगा, या ह्यूज वॉल्यूम। या और उससे पहले अगर मैं बेस में जाके देखता हूँ तो इस पूरे बेस में आप देखिएगा कहीं पे भी कोई रेड टावर नहीं आपको दिखेगा। या एंड दिस इज द रेड टावर जो वॉल्यूम आया, एंड ह्यूज वॉल्यूम, दिस इज इंडिकेट्स। मैं यहाँ पे जो है अपना अटेंशन देना शुरू कर दूंगा। द डे आई स्कैन एंड आई फाइंड आउट दिस स्टॉक, मैं यहाँ से जो है इसमें मेरे इसमें चला जाएगा वॉच लिस्ट में, और मैं इसको जो है वॉच करना शुरू कर दूंगा। और जैसे ये यहाँ पे गैप अप हो गया, गैप अप का मतलब है स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि मेरा चार्ट जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया, मेरा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया, एंड नाउ आई विल एंटर हियर। ओके। सिमिलरली सर
यहाँ पे देखिएगा ये जो है डाउन डाउन होके आ रहा है ये नीचे की तरफ। अब आप कुछ लोग हम्म यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ऊपर लाइन नीचे लाइन, तो ये चैनल बन जाएगा। हम्म इट डजेंट मैटर। यहाँ पे देखिएगा प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। वॉल्यूम भी हमारा देखिएगा, वॉल्यूम का ट्रेंडिंग क्या है, नीचे की तरफ जा रही है। स्पेशली रेड वॉल्यूम मेरा श्रिंक हो रहा है। मतलब ये शॉर्ट टर्म सेलर्स हैं जो कि मेरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एंड देन हम्म अगेन हियर, इस जगह पे क्या था कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि नहीं अब ये डाउन जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में ये यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे एक दिन उठा और तेजी से ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर गया इस चैनल को। दिस इज अगेन अ ऊप्स पैटर्न जो मैं बोलता हूँ। व्हेन इट हम्म गोज अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन, ऊप्स, वेंट, हम्म शेम। ये करेक्शन किस लिए हो रहा है? क्योंकि सर ये मार्केट में वेट है, मार्केट इज कमिंग डाउन, दैट्स व्हाई दिस करेक्शन इज कमिंग डाउन हम्म बिकॉज ऑफ दिस मार्केट वेट। बट ये आता है एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप बिकॉज इट कम्स डाउन एंड देन जो हमारे से इस शेयर्स को जो टारगेट कर रहे हैं, जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दे स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग एज एंड व्हेन गेट द अपॉर्चुनिटी। हम्म ओके। सो दिस stock has given 69% move in almost, I think, 5.5 month. इसका पोजीशन कैसे बनाएंगे ये बताइए। ये तो हाँ अपने सर। मतलब जी जी स्टॉक देख के समझ में आ गया। हाउ डू आई बिल्ड माई पोजीशन, बिकॉज बड़ा पोजीशन नहीं बनाऊंगा तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं। जी जी, करेक्ट। सो अभी जो हमने बोला कि मतलब वी आर एक्चुअली टू बिगेस्ट मिस्टेक्स, वन इज नॉट कंट्रोलिंग द रिस्क एंड अनदर इज मिसिंग द मूव। अब मैं सर इसमें से पोजीशंस यहाँ से, जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहाँ से ट्रेड करना शुरू करूंगा, तो अब मैं यहाँ पे मेरा पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन साइज इज 25% to 30% इन बेस्ट केस सिनेरियो। उससे ज्यादा हम्म कितना भी अच्छा स्टॉक हो, 30% से ज्यादा मैं अपना कैपिटल का पोजीशन नहीं डालूंगा। हम्म मैं यहाँ से इनिशिएट करूंगा सर। ओके मैं इस कैंडल पे अपना 10% कैपिटल डिप्लॉय कर दूंगा ठीक है विद द स्टॉप लॉस डाउन ऑफ दिस कैंडल। ठीक है सो इट्स वेरी मिनिमल रिस्क हियर। बरोबर है। इसके बाद मैं इसमें से जाऊंगा। इसके बाद ये करेक्ट हुआ यहाँ पे एंड द डे इट मेड अनदर ऊप्स, मैं यहाँ हम्म, पे फिर से जो है अनदर 10% यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। अच्छा आप उप्स में डिप्लॉय करेंगे। हाँ। ओके। सो बेसिकली आप ऊप्स कह लो या फिर इसको आप जो है चैनल बोल दो कि ये मैंने चैनल ड्रॉ किया है, या आपको बुल फ्लैग और तो बोलना है तो चैनल चैनल बोल दो। नलीफाई हो गया तो ब्रेकआउट पे आप कर दिया। जी, मतलब बरोबर कि है। जो है ये अभी जो डाउनवर्ड जो है मेरा शॉर्ट टर्म मूव था, दिस इज ओवर नाउ। नाउ अपवर्ड मूव इज स्टार्टिंग या एंड आई डिप्लॉयड अनदर दिस वन ओके 10%। फिर मैं यहाँ पे आया, दिस दिस इज अनदर कैंडल, ये यहाँ पे आपको ये दिख रही है छोटी सी। या एंड देन अनदर, ये एक कैंडल आपको दिख रही है। या सो ये क्या हुआ इस दिन, क्या हुआ कि ये नीचे ओपन हुआ मार्केट, गैप डाउन हुआ और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ रिकवरी किया और ऊपर जाके क्लोज हुआ यहाँ पे। या दिस सो दिस आई कॉल अ बुलिश कैंडल काउंटर अटैक। या बुलिश कैंडल काउंटर अटैक सब क्या है कि वो जो गैप अप होके ओपन होता है, बट वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है इन द ट्रेंडिंग मार्केट, और वो रिकवरी करके उसके ऊपर जो है क्लोज करता है जाके। ओके सो दैट आई कॉल बुलिश कैंडल काउंटर अटैक। अब तो ये जैसे ही ऊपर आके क्लोज कर रहा है, मुझे पता चल गया कि ये जो है यहाँ पे क्लोज कर रहा है, मैं यहाँ पे अनदर एंट्री करूंगा, मैं अगला 10% कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। ओके सिमिलर वे मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे जैसे आया मैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे भी एक छोटा सा पुल बैक आया एंड देन इट फॉर्म वेरी स्मॉल कैंडल, दिस बैलेंसिंग कैंडल, ओके एंड अगेन इट मेक अ गैप अप, स्मॉल गैप, वेरी स्मॉल गैप, एंड ऑन अ वॉल्यूम, जस्ट सी सर। सो बेसिकली ये आपका एक तरह से रिवर्सल कैंडल, मतलब कैंडल पैटर्न की लैंग्वेज में अगर बोलेंगे कि ये छोटा सा एक हैमर जैसा बन रहा है यहाँ पे, दो जी, और फिर ये गैप अप होता है एंड देन इट गोज ऑन बैलेंस। So the gap up is basically sign of strength. Then another 5 or 10%, whatever I have decided my position size in third tranche, I will deploy here. ओके So now my position size is complete. ओके So by this way, I have maintained my position, full position. I got it.
एंड विद अ वेरी मिनिमल रिस्क। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं जो 10% डालूंगा कैपिटल, मेरा स्टॉप लॉस विल बी डाउन ऑफ दिस कैंडल, रेड कैंडल। हम्म। अनदर, जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इस छोटी कैंडल के नीचे। हाँ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना पोजीशन साइज भी बिल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम मूविंग माई स्टॉप लॉस ऑल्सो। हाँ। तो अगर ये मार्केट मान लो इसको हिट भी करता है, तो जो मैंने ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया था, तो इस हिट करने के बाद भी जो है मेरे को लॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रेड मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। इन द सिमिलर वे अभी मैं मेरे मेरे पास यहाँ तक का प्रॉफिट आ गया, ये दो पोजीशन जो मैंने ट्रांच डाले थे। हाँ। अगर यहाँ पे हिट करेगा तो स्टिल आई विल एग्जिट इन प्रॉफिट इन दीज टू ट्रांच। समझ गया, समझ गया सर। जी। सो एग्जिट कब कर रहे हैं? एग्जिट तो ट्रेल करते जा रहे हैं, तो एक बार में पूरा एग्जिट कर जाएंगे? सर एग्जिट, मेरा एग्जिट स्ट्रेटजी ये है कि दो दो मतलब स्ट्रेटजी है। एक तो मैं क्या करूंगा कि एवरी नेचुरल रिएक्शन जहां पे मेरा करेक्शन लेगा और उसके बाद मूव शुरू होगा, उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस चलता जाएगा। सो जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब जो है इसके बाद ऊपर गया तो मेरा जो है तो यहाँ पे आ गया। अब जो है यहाँ पे जो है आके इसने मुझे एग्जिट कर दिया। ओके ओके। फिर वापस एंट्री करेंगे? यस, फिर वापस एंट्री करूंगा। ये देखिए फिर यहाँ पे मिल गया एंट्री मुझे ये। तो कितना स्टॉक को एक बार में ट्रैक करते हैं आप? मेरा सर जनरली जो मेरी स्टॉक्स की मैं जो भी करता हूँ केवल वीकेंड में करता हूँ, सैटरडे और संडे के दिन। सैटरडे और संडे के दिन मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बेसिस ऑन दैट आई गो थ्रू द स्कैनिंग। हम्म। और उसके बेसिस पे मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ कुछ 8 to 12 स्टॉक्स फॉर द वीक। उनको मैं बोलता हूँ नियर बाई पॉइंट स्टॉक्स, जो कि मेरे बाई पॉइंट के बिल्कुल नजदीक होते हैं, बायबल होते हैं। मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में जाके वो बाई पॉइंट हिट कर सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? सर अब और बताता हूँ। और इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट होता है जो कि मेरा वीकली वॉच लिस्ट होता है। उसके अंदर मैं करीब 25 से 30 स्टॉक्स उसमें मूव करता हूँ, जो कि हमारे नियर बाई पॉइंट नहीं होते हैं, बट इन शेप एंड फंडामेंटल्स दे आर हैविंग अ पोटेंशियल टू डेवलप इन दिस वीक। उस वीक में हम्म। वो कहीं भी जाके लास्ट वीक वीकेंड डेज तक जो है जाके वो बाइबल हो सकते हैं। सो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि मैं 50 स्टॉक्स जो है ट्रैक करता हूँ इन अ वीक, दैट्स इट मैक्सिमम। अब मैं समझ गया। अब आप बताइए जी, स्टॉक कैसे निकालते हैं वो वीकेंड में? स्टॉक सर मेरा देर आर सर्टेन फिल्टर क्राइटेरिया। ओके। एनी स्टॉक्स विच इज बिलो 25 रुपीज, आई फिल्टर इट। ओके। दैट इज वन क्राइटेरिया। मैं 25 रुपए से नीचे का स्टॉक्स जो है नहीं बाय करता हूँ। उसको भंगार टाइप की कैटेगरी में रखते हैं, और उसमें उसका रीजन ये है कि जनरली जो बिग फंड्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट, छोटी वैल्यू के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम्म। और बिग मूव के लिए हमारा जो बिग फंड्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड फिल्टर क्राइटेरिया है सर, स्टॉक शुड बी above that is a Mark Minervini का filter criteria. I am just following that same filter criteria. हम्म। और उसमें क्या है कि मेरा स्टॉक्स शुड बी अबव 200 days। 100 ओके। days moving average should be above 200 days moving average, and 50 days moving average should be above 100 days moving average. समझ गया। So this is my minimum filter criteria, and then डन। I go manual screening. अच्छा, उसमें एक और फिल्टर है सर मेरा 70% वाला, जो आर एस का मैंने बताया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो भी आर एस रेटिंग मेरी 70% के नीचे आती है वो भी मैं निकाल के बाहर कर देता हूँ। तो अगर मैं टोटल स्टॉक्स की बात करूँ तो करीब 4000 5000 स्टॉक्स में से जब ये फिल्टर लगाना शुरू करता हूँ तो करीब 500 600 स्टॉक्स निकल के आते हैं। और उसमें से फिल्टर लगाने के बाद आर एस वगैरह और फंडामेंटल्स वगैरह निकालने के बाद करीब जो है 250 300 स्टॉक्स निकलते हैं। और उसके ऊपर फिर मैं मैनुअल स्क्रीनिंग करना शुरू करता हूँ। सो करीब सही है। अच्छा, मेरा भी प्रोसेस वही है, खाली मैं स्टॉकेज के अंदर में जो आरएस वगैरह ना उसको यूज करता हूँ। उससे भी मोटा मोटी स्टॉक्स तो ये मिल ही जाते हैं जो आपको जी वैसे भी। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। तो सर अभी जो है रेल आरबीएनएल का स्टॉक्स जो कि हमने अभी लास्ट वीक ही जो है इसको ट्रेड लिया था। हाँ।
और आपको भी ये मैंने शो किया था। सो आरवीएनएल में अगेन अगर हम देखेंगे इसको सर, सो दिस इज फॉर्मिंग अ डबल बॉटम पैटर्न। हम्म 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 सो अगेन लोगों को ये डिफिकल्टी, एक डिफिकल्टी होती है कि लोग बोलते हैं कि सर चार्ट पैटर्न को पहचानना मुश्किल होता है। हम्म पर आप धीरे धीरे करके जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल की जो चार्ट पैटर्न्स का नेमन नोमेनक्लेचर है, आप उसके ऊपर उतना मत जाइए कि इसका शेप कैसा है। आप इसके पीछे की बेसिकली साइकोलॉजी और पावर ऑफ बैलेंस के ऊपर जाइए, डिमांड और सप्लाई के ऊपर को आप समझने की कोशिश करिए। हम्म और धीरे धीरे करके आफ्टर सम प्रैक्टिस ये चार्ट अपने आप आपके आईज में पॉपअप होने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड अ चार्ट आई। आप धीरे धीरे करके ये चार्ट जो है आपको पॉपअप होने लगेंगे। जैसे कि एक्सरे रीडिंग जो है, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो है जाता है तो इमीडिएट नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे करके हाँ, वंस ही स्कैन्स सही बात है। वो उसको रीड करने लगता है। सही बात है। सिमिलरली सर ये आरबीएनएल का है जिसने कि 49% गेन 3 डेज में जो है हमारे को दिया। ये मैंने ट्विटर में ट्रेड लेने से पहले मैंने सैटरडे को इसको डाल भी दिया था अपने ट्विटर हैंडल पे। अभी ये ट्रेड यहाँ पे आया। मैं एक बार फिर से स्पॉटलाइट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम्म ये यहाँ से आया, करेक्शन लिया, हम्म वेंट अगेन, इट गोज टू ऑलमोस्ट अ रेजिस्टेंस लेवल, फिर से करेक्शन लिया एंड गैप अप अगेन, ऊप्स। दिस इज ऊप्स पैटर्न। फिर इसके बाद धीरे से करेक्शन लिया, दिस इज अगेन मेड अ ऊप्स। हम्म इसके बाद सर यहाँ पे आया, हियर अगेन इट गैप्ड अप, दिस आई कॉल्ड डोजी सैंडविच। हम्म जो मैं अभी हमने डिस्कस किया था कि मिसिंग अ बिग मूव इज आल्सो वन बिगेस्ट मिस्टेक्स अ ट्रेडर डू। अगर मैं मान लो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाता, या मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाता, तो मैं यहाँ पे एंटर करता, क्योंकि दिस इज अ आई कॉल अ डोजी सैंडविच पैटर्न, जहाँ पे हम्म कि एक कैंडल बनती है, फिर एक छोटी कैंडल बनती है, और उसके ऊपर जब कोई कैंडल जो है बनना शुरू होती है, सो इट लाइक्स अ सैंडविच बिटवीन द टू कैंडल्स। तो यहाँ पे मैं एंटर कर जाता। सिमिलरली सर यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, डबल बॉटम का एक फीचर होता है कि आपका जो सेकंड लेग है वो अंडर कट होना चाहिए। अगर ये अंडर कट नहीं होता, देन इट वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड डबल बॉटम। हम्म इससे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है सर, अभी आप देखेंगे ये जो अंडर कट कर रहा है, सो जेसी लीवर मोर की एक बहुत ही सुंदर बुक है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके अंदर उन्होंने हम्म मेंशन किया हुआ है अंडर कट प्लस थ्री, कि जब ये अंडर कट करता है, सो दैट इज कॉल्ड सेक आउट प्लस थ्री। हम्म सो दिस इज अगेन माई दिस ऊप्स पैटर्न, कि जिस दिन ये सेक आउट करता है योर नियर बाई लो, सम इम्पोर्टेंट लो को, उसके योर क्लॉक स्टार्ट्स, आपकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज 1 2 3, थर्ड एज आपको एंट्री लेनी है। सो दिस इज अनदर एंट्री पॉइंट। एंड दूसरे टर्म्स में ये ऊप्स भी है जो कि हम इस पे ट्रेड लेंगे। सिमिलरली सर यहाँ पे जाता है, और ये यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे यहाँ पे कहीं भी देखिएगा, इस फुल बेसिंग के रेस पे कहीं भी कोई भी रेड वॉल्यूम हमारी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर नहीं है। जो भी वॉल्यूम ऊपर है वो है ग्रीन कैंडल्स वाली बाइंग है। इट मीन्स की बाइंग हो रही है, ट्रेंड इज ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे मैंने जो है नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पे बिल्ड करना शुरू करूंगा दिस ट्रेड। एक्चुअली मैंने ये मिस कर दिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ भी मैं नहीं ले पाया था, मैं यहीं से ट्रेड लेना शुरू किया था, दिस वन एंड ओके दिस वन। ओके। दिस इज कोन विच आई कॉल। हम्म हम्म नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। यप सो सर आरबीएनएल में हम नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो कि फंडामेंटल्स जो हमने डिस्कस किया था 28% है मेरा। हम्म आर एस रेटिंग इट्स 97% है एक्चुअली, यहाँ पे 9 जो है वो हम्म हाइड हो गया है 7, हम्म 97% था। इंडस्ट्री ग्रुप जो है दैट इज, जो अब हमारा जो ग्रुप है जो हैवी कंस्ट्रक्शन, हम्म दैट इज आल्सो थीम, हम्म इट्स कम्स अंडर 40। हम्म ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%। सो हम्म फंडामेंटल इज स्ट्रॉन्ग, RS इज स्ट्रॉन्ग एंड चार्ट पैटर्न्स। हम्म सो नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि ट्रेड अभी भी मेरा चल रहा है। हम्म
इसमें भी हम देखते हैं सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स. इट मेक्स डबल बॉटम and then makes a 100% gain in 5.5 months. And these are the fundamentals. सही है. Rated EPS, RS rating 85, industry group banking, ROE 8%. And these are the sub fundamental. अगर हम देखेंगे यहाँ पे EPS, it's a fantastic, and estimates very important. जो हमारा आगे के 2023, 24, 25 के लिए जो estimates हैं, those are very good. So this stock is again ready to move for the another move. Similarly, रामकी का जो ट्रेड हुआ था, सेम सर, सेम. दिस इज कंसोलिडेशन पैटर्न एंड डाउन द लाइन हियर रेवेन्यू ग्रोथ, आरएस रेटिंग एंड इंडस्ट्री ग्रुप, सेम फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, चार्ट पैटर्न्स एंड बिग मूव. आईसीआईसी बैंक का भी सर सेम है, जो हमने बोला था. दिस इज द आवर दिस ट्विन पैटर्न्स. जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है हमारी स्टीव निशान की, उसमें उन्होंने इसको ट्विजर भी नाम दिया हुआ है कुछ हद तक. And it is formed and then it made a move. Cup with handle and twins and oops. All three patterns are available here. This is cup with handle, this is oops, and this is twins pattern. And same pattern विवेक जी आप देखिएगा आईसीआईसी बैंक में है ये, और सेम पैटर्न्स एक्सिस बैंक में भी बनता है on the almost on the same period. This was formed in the month of April, and in Axis Bank it was formed in the month of May. Same pattern. Cup with handle, oops, and twin pattern. So that is over from my side, sharing of the charts and discussions, and these are the key takeaways. Sure. Our audience can go through these takeaways. Sure. And at the end of this discussion, I will only say two things. कि कोई भी आप डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ. अब जो भी ट्रेडर्स हैं अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि it takes time, sir. Learning takes time. That's it. And preserve your mental capital. Perfect, Manoj ji. Thank you. Thank you so much for this very strong foundation building video. जो भी इसको देखेगा एक प्रोसेस डेफिनेटली उसके माइंड में आ जाएगा. ऑल्दो थोड़ा डीप जाना पड़ेगा उसको आरएस का एप्लीकेशन में, चार्ट पैटर्न के एप्लीकेशन में, बट ऑब्वियसली डीप जाने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड, सोर्सेज, पाथ. तो वो सब हर आदमी अपना अपना ले ले. कई लोगों ने स्ट्रेटजीज और डीपली डिस्कस किया हमारे साथ में, तो वो फॉलो कर ले. बट आई थिंक मनु जी, एज अ प्रिपरेशन फॉर एनीवन, दिस वाज द परफेक्ट वीडियो. थैंक यू. And you keep on doing good work. Best of luck for your endeavor. Thank you. I hope you grow. Keep on growing. Thank you. Thank you, Manoj ji. Thank you. Thanks a lot.